मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मुख्य कहानीकारों और उनकी रचनाओं के विषय में आप लोग देखिए कि राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी रचना कानों में कंगना, दरिद्र नारायण और पैसे की घुंघनी है। इसके बाद यशपाल जी हैं। यशपाल ये दूसरे लेखक है। राधिका रमण प्रसाद ये दूसरे हैं और यशपाल जी ये दूसरे हैं। यशपाल की कहानियों के विषय में बार बार पूछता है। पर्दा इनकी कहानियों के नाम है पर्दा, आदमी और खच्चर। देखो, पर्दा, आदमी और खच्चर, मकरील, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की माँ, अभिशप्त, सच बोलने की भूल। आइए मैं इसको ट्रिक से याद करवा दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए, राधिका रमण प्रसाद, राधिका जी अपने कानों में कंगना धारण करती हैं, अर्थात कुंडल धारण करती हैं। राधिका जी, इनको राधिका रमण प्रसाद को राधिका जी से याद करिए। राधिका जी अपने कानों में कुंडल धारण करती हैं और पैसों की घुंघनी पहनती हैं। दरिद्र नारायण व्यक्ति के पास पैसे की घुंघनी तो नहीं न होगी, किसी अच्छे लोगों के पास होगी, राधिका जी के पास होगी। तो राधिका रमण प्रसाद सिंह जो है, राधिका जी कान में कंगना पहनती है, पैसों की घुंघनी भी उन्हीं के पास होती है और दरिद्र व्यक्ति के पास नहीं होती है। बस छोटी सी कहानी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए, कुछ कहानियाँ जो मुख्य होती हैं उनके नाम बार बार आते हैं तो वे याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बार बार नहीं आती लेकिन कभी कदापि को पूछी जाती हैं, कभी कभी पूछी जाती हैं और कम पूछी जाती हैं। लेकिन ऐसी कहानियों को भी हमें याद करके चलना है जो कम पूछी जाती है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा कठिन पेपर बने तो जो कम पूछी जाती है कहानियाँ उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए, और ज़्यादातर जो कहानियाँ पूछी जाती है वो तो हम लोगों को याद ही है। तो यहाँ पर राधिका प्रसाद जी के जो ये कहानियाँ हैं तो कम पूछी जाती है, लेकिन यशपाल जी की कहानियाँ पूछी जाती है। तो इसको भी आप लोग याद करते हुए चलिए, यानी अपनी तैयारी पूरा परफेक्ट रखिए। देखिए, इनकी कहानियों के नाम हमने अभी बताया है। पर्दा, आदमी और खच्चर, मकरील, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की माँ, अभिशप्त, सच बोलने की भूल। देखिए, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं एक ही बात को बार बार दोहरा रही हूँ। बार बार दोहराने का मतलब यह है कि आप लोग बार बार सुनेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर मैं एक ही लाइन से एक तरफ से केवल बोलती हुई चलूँगी तो याद नहीं हो पाएगा, और यदि एक लाइन से केवल एक ही बार पढ़ना या सुनना है तो आप लोग उसको जो है बुक में भी एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे तो याद होगा नहीं। बार बार पढ़ते रहिए, याद नहीं होता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार सुन लेंगे तो जल्दी याद होगा। और यहाँ पर मैं तो ट्रिक से भी बता रही हूँ। देखिए, मैं ट्रिक पहले से तैयार करके नहीं रखी हूँ, यहीं पर बता रही हूँ और यही ट्रिक बना रही हूँ। आप लोग इसको याद कर लेंगे आसानी से। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करिएगा ताकि हमको पता चले। और यदि आप लोगों को PDF लेना हो तो आप लोग मेरे से संपर्क करिएगा, मैं PDF भी आप लोगों को दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, यशपाल कोई भी यशस्वी व्यक्ति है। यशपाल से समझिए यशस्वी व्यक्ति है। उसके पास फूलों के कुर्ते होंगे। देखिए, पर्दा, उसके घर में मान लीजिए उसका घर सुंदर सा बना हुआ है, ठीक, और उसमें पर्दे लगे हुए हैं। फूलों का कुर्ता पहना, मतलब जो कुर्ता पहना है उस पर फूल के बहुत सारे सुंदर सुंदर छाप बने हुए हैं। उत्तमी की माँ, समझिए उत्तमी की माँ यशस्वी है। अभिशप्त, तो यदि यशस्वी है तो उसकी ज़िंदगी अभिशप्त नहीं होगी। अभिशप्त किसकी ज़िंदगी होगी? आदमी और खच्चर की। यानी जो आदमी खच्चर के तुल्य है उसका जीवन अभिशप्त होगा। और अभिशप्त कैसे हो जाता है? जो सच बोलने की भूल करता है, अर्थात जो व्यक्ति आजकल के ज़माने में सच बोल दे वह उसके भूल के बराबर है, क्योंकि जो सच बोलता है वही मारा जाता है। अब इसको आप एक क्रमबद्ध तरीके से देख लीजिए। देखिए, उत्तमी की माँ यशस्वी होती है, अतः उसके पास फूलों के कुर्ते होते हैं, पर्दे वगैरह बहुत सारे उसके घर में लगे होते हैं, और वो सच बोलने की भूल नहीं करती। सच बोलने की भूल वह आदमी करता है जिसका जीवन खच्चर के बराबर है, और उसका
जीवन अभिशप्त है। अर्थात जो भी आदमी को यदि खच्चर बना दिया जाए तो उसका जीवन अभिशप्त ही होगा। और यदि वह सच बोलने की भूल कर दे कि तो मारा जाएगा। लेकिन उत्तमी की माँ, कोई यशस्वी व्यक्ति सच बोलने की भूल नहीं करता है, क्योंकि जो हो रहा होता है उसको होने देता है कि कहीं उसके जीवन में कोई कठिनाई ना आ जाए। तो उत्तमी की माँ तो सच बोलने की भूल नहीं करती, लेकिन आदमी और खच्चर, जो आदमी की बुद्धि खच्चर के जैसी होती है, समझ लीजिए वही सच बोलने की भूल करता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो चालाक व्यक्ति वह सच बोलने की भूल नहीं करेगा। तो पिंजड़े की उड़ान, जो व्यक्ति सच बोल देगा उसको पिंजड़े में बैठकर उड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस कहानी को इमेजिन करके याद कर लीजिए। अब देखिए भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, देखिए भगवती जी हैं, मान लीजिए देवी हैं, भगवती देवी हैं। इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, भगवती जी का समय चल रहा है। उनकी पूजा दीपों की मालिका से, यानी एक लाइन से दीप को लगा के उनकी पूजा की जा रही है। और देखिए हिलोर, मिठाई वाला, मिठाई झांकी, हृदय गति, स्वप्नमयी, शबनम, त्याग और वंशी वादन, निदिया लागी, ये सब कुछ आप माँ भगवती की पूजा से जोड़कर देखिए। माँ भगवती की पूजा में क्या क्या होता है। मिठाई वाले से मिठाई लाकर मिठाई का भोग लगाया जाता है। और माँ की झांकी कितनी सुंदर लगती है, जो कि हृदय के गति को अच्छी करती है, संतुलित करती है, यानी हृदय को अच्छी लगती है। किसकी? भगवती जी की। जब पूजा हो रही होती है वहाँ पर भगवती जी की झांकी लगी होती है, दीपों की मालिका लगी होती है। और भगवती देवी की पूजा में बंसी वादन किया जाता है, चाहे बंसी बजाइए उनके गानों के तर्ज पर। और बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया जाता है, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं लोग, व्रत वगैरह रहते हैं, मांस मदिरा का त्याग करके रहते हैं। कब? नवरात्रि के समय में। स्वप्नमयी, माँ की इतनी सुंदर झांकी होती है कि स्वप्न में भी वो झांकी दिखे जिस व्यक्ति को, भाग्यशाली माना जाता है। यानी स्वप्न में माँ का जिसको दर्शन हो जाता है वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसका मनोकामना पूर्ण होने वाला होता है, तभी देवी के दर्शन होते हैं। इस तरीके से आप लोग मान के चलिए कि भगवती प्रसाद वाजपेयी के दीपमालिका, हिलोर, मिठाई वाला, झांकी, हृदय गति, स्वप्नमयी, शबनम, त्याग और वंशीवादन, निदिया लागी, इतना सब कुछ करने के बाद, देवी जी की पूजा करने के बाद जब थक जाता है भक्त तो उसको अच्छी नींद आती है। क्योंकि आजकल के ज़माने में अच्छी नींद आनी मुश्किल है, बिस्तर पर जाओ जल्दी नींद ही नहीं आती है। जब कोई न कोई यदि चिंता सताती है जिस व्यक्ति, उसको नींद नहीं आती है। लेकिन जो व्यक्ति मस्त मौला है, भक्त है, देवी जी का पूजा कर रहा है, उनकी झांकी को देख रहा है, दीपों की मालिका सजा रहा है, इत्यादि काम जो कर रहा है, उसको अच्छी नींद आती है। ठीक, तो दीपों की मालिका लगाई जाती है, मिठाई चढ़ाया जाता है, उनकी झांकी देखी जाती है, उनकी पूजा करने से हृदय की गति अच्छी बनती है, स्वप्न में भी माँ दिखती हैं। और माँ की पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया जाता है, बंसी वादन किया जाता है, और इन सब के बाद अच्छी नींद आती है। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी की रचना है। देखिए नई कहानी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। देखिए यहाँ पर है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। इसके बाद सचेतन कहानी महीप हैं, जो कहानी आंदोलन चला और उनके जो प्रवर्तक हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए समकालीन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं, जबकि अ कहानी के निर्मल वर्मा हैं, और समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। कहानियों के प्रवर्तक के विषय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अतः आप लोग इसको याद करते हुए चलिए। इसके बाद देखिए प्रमुख कहानियों के नाम, कहानीकारों के नाम इत्यादि भी आप लोगों को याद करना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहली जो कहानी है शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना नाम की कहानी है। दूसरी कहानी किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। देखिए राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। कुछ लोग इसमें कहानी के तत्व तो नहीं मानते। हिंदी की प्रथम कहानी जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई उसी को मानते हैं, जो कि इंदुमती नाम से है। ठीक, इसके बाद आप लोग देखिए बंग महिला, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राव सप्रे,
रामचंद्र शुक्ल जी का है 11 वर्ष का समय। लाला भगवान दीन का प्लेग की चुड़ैल। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी कहानी है रक्षाबंधन, ताई, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही और पतित पावन। काफ़ी छोटे में स्कैन हो गया है, इसको आप लोग बड़ा करके देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बड़ा करके देख लीजिए। फिर देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। इसके बाद प्रेमचंद्र जी का नाम कहानी में बहुत ज़्यादा आता है, अतः प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ ज़्यादा भी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की है। प्रेमचंद्र जी एक अच्छे उपन्यासकार भी रहे हैं। प्रेमचंद्र जी के जन्म के विषय में मैंने बता दिया है आप लोगों को। प्रेमचंद्र जी उर्दू में भी बहुत अच्छी कहानियाँ, उपन्यास वगैरह लिखा करते थे। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र जी की कुछ कहानियों के नाम पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, आत्माराम, गृहदाह, सुजान भगत, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, लॉटरी, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन इत्यादि इनकी कहानी है। प्रेमचंद्र जी ने ग्रामीण अंचल पर कहानियाँ ज़्यादा लिखी हैं। इन्होंने गरीबों, उपेक्षितों, मजदूरों इत्यादि को अपनी कहानी का पात्र बनाया है। इनकी यदि कफन कहानी को ही देख लें तो इसमें मानवीयता और मानवीय संवेदनाओं का हनन दिखता है, यानी कि जो भी मनुष्य है वो एक पशुवत उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। उसमें जो कहानी का सारांश यही है कि बहू रहती है और बहू को बच्चा होने को रहता है, यानी प्रसव पीड़ा से वो व्याकुल रहती। ऐसे में उसके ससुर और उसके पति दोनों आलू भूनकर खा रहे होते, उसके पास नहीं जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। जो कफन के लिए उन लोगों को पैसे मिलते हैं उसका भी वे लोग शराब पी जाते हैं। तो इस प्रकार की कहानियाँ इन्होंने लिखा। पूस की रात में, ठंड में बहुत ज़्यादा, पूस की रात में आप लोग जानते हैं जो पूस का महीना चलता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऐसी ठंडी में वह एक गरीब मजदूर किस प्रकार अपनी जीवन काटता है इत्यादि के विषय में प्रेमचंद्र जी ने बताया है। बूढ़ी काकी, कुछ इनकी कहानियों पर तो आप लोगों को सीरियल भी देखने को मिलता होगा। बूढ़ी काकी, निर्मला गबन, ये सब तो उपन्यास है, लेकिन बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहानी लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी वैसे तो महाकाव्य भी उन्होंने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू, झरना, लहर इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है कहानी का, तो मैं कहानी के विषय में बता दूं कि इनका आकाशदीप पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, शालवती, मधुआ, इंद्रजाल इत्यादि जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। इसके बाद देखिए सुदर्शन जी आते हैं। सुदर्शन जी के नाम आप लोगों में से कम लोग ही सुने होंगे। सुदर्शन जी भी एक कहानीकार रहे हैं, अच्छे कहानीकार रहे हैं। इन्होंने लिखा हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी, तीर्थ यात्रा इत्यादि। ये सुदर्शन जी की रचना है। आप लोग देखते हुए चलिए कि विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने भी लगभग 200 कहानियाँ लिखी और प्रेमचंद्र जी लगभग 300 कहानियाँ लिखे। ठीक है, इसके बाद आप लोग कुछ मुख्य पॉइंट्स को कवर करते हुए चलिए। सरस्वती 1907 ईस्वी में, दुलाई वाली नाम की कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में मित्र में प्रकाशित हुई और 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में किया। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में हुआ और इसमें 11 वर्ष का समय नाम की कहानी भी प्रकाशित हुई। इसके बाद आप लोग देखिए गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल कहानी संकलन, ये भी कहानी संकलन है। इसके बाद उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन? उसने कहा था, कहाँ गया?
उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। मतलब ये सब जो कहानियाँ थी शुरू शुरू में पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करती थीं। मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ। प्रेमचंद्र जी ने, मैंने अभी बताया कि लगभग 300 कहानियों की रचना की। इसके बाद प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, सप्त सुमन, प्रेम तीर्थ, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा इत्यादि भी प्रेमचंद्र जी की कहानी रचना रही है। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रेमचंद्र जी किस नाम से लिखते थे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आप लोग बताइएगा। नवाब राय नाम से लिखते थे। सोजे वतन कहानी संग्रह सरकार ने जब्त कर ली थी। प्रेमचंद्र जी की कहानी सोजे वतन था, जो काफ़ी जोशपूर्ण था। और आप लोग जानते हैं कि 1880 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी का जन्म होता है और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और 1936 ईस्वी 1880 के बाद और 1936 ईस्वी के आसपास आप लोग देखें तो उस समय थोड़ा क्रांतिकारी का समय रहा है, भारतीयों के लिए क्रांति का समय रहा है। और ऐसे में लेखकों ने भी अपना खूब योगदान दिया है। प्रेमचंद्र जी भी सोजे वतन नाम की कहानी लिखते हैं और इसमें जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ बातें लिखी जाती है, जिससे अंग्रेजी सरकार भड़क जाती है और उनकी इस रचना को जब्त कर लेती है, जिसका नाम सोजे वतन है। पूछा जा सकता है सोजे वतन कहानी के विषय में कि प्रेमचंद्र जी की कौन सी कहानी जब्त कर ली गई थी, तो सोजे वतन नाम की कहानी जब्त कर ली गई थी। पहली कहानी इंदु 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बहुत सारे, देखिए मैं इस छोटी सी वीडियो में ही बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। यदि मैं गिनने लग जाऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल कर आएंगे, तो मैं क्वेश्चन को अलग अलग न बता के मैं इसी में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर बताती हुई चलती हूँ, जो कि मुख्य हैं और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विषय वस्तु, बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स यहाँ पर मैं बता रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, शालवती, मधुआ, इंद्रजाल। इसके अलावा छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद देखिए सुदर्शन जी, सुदर्शन, सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता और सुप्रभात, यह भी सुदर्शन जी की कहानी संग्रह है। सुदर्शन जी का अन्य कहानी संग्रह गल्फ मंजरी, तीर्थयात्रा, पनघट परिवर्तन इनके कहानी संग्रह है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है और इनकी कहानियों में अंतर्द्वंद्व की प्रधानता आप लोगों को देखने को मिलेगी। अतः अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अज्ञे जी की कहानियों के नाम देखिए। कड़ियाँ, अमरवल्लरी, खितीन बाबू, रोज, रेल की सीटी, हरसिंगार, शरणार्थी, मैना, सिग्नेलर, गैंग्रीन, पठार का धीरज, हजामत का साबुन, यह अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ये प्रयोगवादी कवि रहे हैं अज्ञे जी। इनकी जो कहानियाँ हैं इनको ट्रिक से याद कर लीजिए आप लोग। अमरवल्लरी, खितीन बाबू, रोज, रेल की सीटी, हरसिंगार, शरणार्थी, मैना, सिग्नेलर, गैंग्रीन, पठार का धीरज, हजामत का साबुन। देखिए अज्ञेय का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को कुछ जानकारी नहीं हो, पता नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर अज्ञेय इस नाम से ही ट्रिक निकालना है। अतः आप लोग यह मानकर चलिए अज्ञेय अर्थात जो हमको पता नहीं है, ठीक। तो हजामत का साबुन कैसा होता है यह किसी को पता नहीं, यह पता नहीं चलता है ना कि हजामत का कौन, उसके विषय में बहुत ज़्यादा टीका पढ़ी तो कोई करने नहीं जाएगा। तो हजामत का साबुन मान लीजिए जिसके विषय में हम अज्ञेय हैं, ठीक। उसके बाद पठार का धीरज, भाई पठार का धीरज क्या होता है ये भी हमको नहीं पता है, ये मांग के चलिए। गैंग्रीन नहीं पता। कड़ियाँ, इनमें से कुछ चीज़ें जो पता है उनको लेकर चलिए, कुछ नहीं पता ये लेकर चलिए, मतलब हमको ये चीज़ ज्ञेय है और ये अज्ञेय है, इस प्रकार से। कड़ियाँ, अमरवल्लरी, अमरवल्लरी की कितनी कड़ियाँ होती हैं ये भी नहीं पता। इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके विषय में व्यक्ति ज़्यादातर पता नहीं रखता है। देखिए खितीन बाबू नाम का कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको
कड़ियाँ अमर वल्लरी के विषय में पता नहीं है, हजामत का साबुन और पठार का धीरज के विषय में नहीं पता है। लेकिन वह रोज रेल पर जाकर यानी रोज वह स्टेशन पर जाकर रेल की सीटी बजाता है। हर श्रृंगार एक फूल होता है और हर श्रृंगार के फूलों में मैना नाम की एक चिड़िया बैठी होती है जो कि शरणार्थी होती है, अर्थात वो वहाँ पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती है और वहीं पर अपना शरणार्थी अर्थात अपना शरण प्राप्त करती है। तो इस प्रकार आप लोग इसको ट्रिक के थ्रू यदि याद करें तो पुनः इसको देख लीजिए। खितीन बाबू नाम का एक व्यक्ति होता है, वह रोज स्टेशन पर जाकर रेल की सीटी बजाता है। इस प्रकार खितीन बाबू रोज रेल की सीटी हो गया। वह हरसिंगार के पौधों में पानी देता है और वहाँ पर देखता है कि एक मैना होती है जो कि शरणार्थी होती है। तो इस प्रकार खितीन बाबू रोज रेल की सीटी, हरसिंगार, शरणार्थी और मैना, इतना हुआ। लेकिन उस व्यक्ति को पठार का धीरज, हजामत का साबुन, गैंग्रीन, कड़ियाँ और अमर वल्लरी के विषय में अज्ञेय होता है, उसको पता नहीं होता है, अज्ञेय होता है। इस प्रकार आप लोगों को इस समय लग रहा होगा कि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ट्रिक है, लेकिन इसको यदि आप लोग ध्यान से 2-3 बार सुनेंगे तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। फिर कहीं से भी यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसी जो कहानी रचनाओं के विषय में, कहीं से भी बनाकर पूछ देगा क्वेश्चन, जितने रचनाओं के नाम आप लोगों ने अभी याद किया तो आप लोगों को तुरंत यह कहानी ध्यान में आएगी। अतः जो भी मैं बता रही हूँ कहानी ट्रिक, उसको आप लोग दिमाग में इमेजिन करते हुए चलिए। ना हो तो कहीं पर नोट कर लीजिए और इसको 1-2 बार और इस वीडियो को देख लीजिए। और मैं फिर से एक बार कहूँगी कि यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करना कि हाँ आप लोगों को PDF चाहिए, तब मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दूँगी और फिर बताऊँगी कि आप लोग PDF कैसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाना पसंद है तो आप लोग PDF प्राप्त करने के लिए कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक के थ्रू आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देने वाली हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो। मैं लगभग 1.5 साल से YouTube पर मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अभी एक पैसे भी नहीं कमाया है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं, आप लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाने के प्रति हमारी रुचि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन यह है कि भाई जितना मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से तो व्यक्ति को हाँ, तो विद्यार्थियों देखो यहाँ पर इलाचंद्र जोशी जी की रचनाएं यानी कहानी, यहाँ पर जो भी रचनाएं हैं केवल कहानी के विषय में बात हो रही है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिए। इलाचंद्र जोशी जी की रचना है रोगी, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी और प्रेतात्मा। अब इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से दिमाग में अपने इमेजिन करते हुए चलेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इलाचंद्र जोशी में आप लोग जोश शब्द को पकड़िए। एक व्यक्ति जोशीला होगा, नहीं, एक व्यक्ति जोशीला है और वह मिस्त्री है, वह रोगी भी है और उसके चौथे विवाह से एक पत्नी है। चौथे विवाह की एक पत्नी जो कि प्रेतात्मा, प्रेत का रूप धारण कर लेती है, अर्थात एक व्यक्ति जो कि मिस्त्री होता है, रोगी रहता है, वह मर जाता है। नहीं, रोगी रहता है, एक मिस्त्री रोगी होता है और उसके चौथे विवाह की पत्नी मर जाती है और प्रेतात्मा बन जाती है। ठीक, देखिए मैं पहले से ट्रिक बनाकर नहीं रखी हूँ, इसलिए यहाँ पर 1-2 बार टाइम लग रहा है बनाने में, क्योंकि इतना मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है 2 महीने का, जिसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। घर गृहस्थी का भी काम है, मेरे पास बहुत ज़्यादा सुविधा भी नहीं है कि मैं समय बचाकर आप लोगों को दे पाऊँ, लेकिन जितना मेरे से हो पाता मैं उतना टाइम आप लोगों को देखती हूँ। अतः मैं पहले से ट्रिक बनाकर नहीं रख पाती, मैं यहीं पर ट्रिक बनाती हूँ, यहीं पर बताती हूँ। देखिए यहाँ पर इलाचंद्र जोशी जी है जो हैं, इन्होंने जो रचनाएं रची उसमें क्या है, एक मिस्त्री होता है, उसकी चौथे विवाह की पत्नी रोगी रहती है और मरकर वह प्रेतात्मा बन जाती है। बस एक लाइन का ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए कि एक मिस्त्री जो है बहुत ज़्यादा जोश में होता है, उसके चौथे विवाह की पत्नी रोगी रहती है और मरकर प्रेतात्मा बन जाती है। बस
अब आगे देखिए जैनेंद्र। जैनेंद्र जी की रचनाएं देखिए। देखिए इन लोगों की रचनाएं, इन लोगों की कहानियां बार बार पूछी जाती है। यहाँ पर मैं केवल कहानी के विषय में बात कर रही हूँ, बाकी आगे मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें उपन्यास, नाटक, आलोचना और गद्य की अन्य विधाओं के विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जैनेंद्र जी की जो कहानी रचना है, इसमें जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख की एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला, अपना पराया भाग्य, पाजेब, एक दिन, नीलाम, देश की राजकन्या, वातायन, ये जो है जैनेंद्र जी की रचना है। देखिए जैनेंद्र जी की कहानी रचना है, यह आप लोग याद करते हुए चलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रचनाएं तो हम सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन वो कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है नहीं पता होता है। तो ऐसे में आधे नंबर कटने के चांस होते हैं। जैसे आधे नंबर का मतलब, जैसे मान लीजिए 3 नंबर का रचनाओं से पूछ दिया तो उसमें से हो सकता है 1-2 गलत भी हो जाए, कि पूछ दे कि निम्न में से कौन उपन्यास है, कौन कहानी है, इस तरीके का भी क्वेश्चन भी आ सकता है। अतः आप लोग यहाँ पर देखिए, मास्टर साहब जी रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी होता है। ठीक, मास्टर साहब का नाम जैनेंद्र होता है। यहाँ पर केवल याद करने के लिए ट्रिक बताई जा रही है कि जैनेंद्र नाम के एक मास्टर साहब होते हैं, उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी होता है, और उन्होंने एक रात परखने के लिए ध्रुव की यात्रा की, जहाँ पर उन्होंने ग्रामोफोन रख दिया रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी पत्नी के विषय में रिकॉर्ड करने के लिए कि घर में वो कार्य कैसे करती है, झगड़े करती है या अपने कार्य को, काम को अच्छे से कर पाती है कि नहीं कर पाती, इत्यादि। ठीक, पान वाला एक होता है, वह अपना अपना भाग्य, और पाजेब, एक दिन, नीलम, देश की राजकन्या, वातायन। ठीक, तो ये तो इतना जैनेंद्र। देखिए मास्टर साहब का नाम जैनेंद्र होता है, उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी होता है। उन्होंने एक रात अपनी पत्नी को परखने के लिए ध्रुव की यात्रा की और ग्रामोफोन रिकॉर्ड के लिए रखा, और वहाँ पास में एक पान वाला होता है, उसको देखकर सोचते हैं कि सबका अपना अपना भाग्य होता है। उनके एक दिन उनके मास्टर साहब, यानी जो जैनेंद्र जी थे, उनके मास्टर साहब थे ना, उनकी पाजेब, पाजेब अर्थात पैजनी जो पैर में पहनी जाती है, वो नीलम की बनी होती है, यानी उसमें नीलम के नग लगे होते हैं। ऐसा पाजाब जो है उनका जो है कहीं पर यात्रा करते समय वातायन, वात मतलब हवा, हवा में कहीं पर गिर जाता है। देश की राजकन्या, और उनकी जो पत्नी होती है जाह्नवी, वह देश की राजकन्या होती है। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग देखिए कि मास्टर साहब जिनका नाम जैनेंद्र होता है, उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी रहता है, और उसको परखने के लिए उसकी पाजेब जो है नीलम की होती है, वह हवा में खो जाती है, और उसको परखने के लिए कि हवा में कैसे खोई, जो है ये मास्टर साहब जी एक रात ध्रुव की यात्रा करते हैं और ग्रामोफोन रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। और एक पान वाले को देखते हैं तो सोचते हैं सबका अपना अपना भाग्य होता है, जबकि इनकी पत्नी जाह्नवी जो होती है, ये देश की राजकन्या होती है। ठीक है, तो देश की जो राजकन्या है उसके पाजेब कैसे खोया और वह घर में कैसे कार्य करती, इस बात को परखने के लिए, कैसे कार्य करती है कि उसके पाजेब खो गए, कैसे ध्यान नहीं देती है, इत्यादि बातें। तो ये जो हैं जैनेंद्र जी उसको परखने के लिए ध्रुव की यात्रा करते हैं और ग्रामोफोन रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिए। इस कहानी को आप ये लोग इमेजिन करने के लिए 1 से 2 बार पढ़िए, वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो, इसलिए मैं बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ कि जब छोटी वीडियो आप लोग ध्यान से नहीं देखते तो मैं बड़ी वीडियो कैसे बनाऊँ, बड़ी वीडियो को आप लोग कैसे देखोगे। और हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ केवल 4, 6, 10 व्यूज ही उस पर आते हैं। मतलब सब लोग तुरंत के तुरंत सबके फ़ोन पर नोटिफिकेशन जाता है तो सब लोग देखते नहीं हो, केवल आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेते हो, लेकिन उतने व्यूज नहीं आते हैं। आगे देखिए, मोहन राकेश की रचनाओं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहानियों के विषय में तो और भी पूछा जाता है। देखिए इनकी कहानी, मलबे का आदमी, ये सब इम्पॉर्टेंट नाम है, इनको आप लोग याद करके ही रखिए। देखिए मैंने अपने चैनल पर छोटी छोटी वीडियो, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो बना रखी है और बहुत सारा ट्रिक भी बताया है। अतः आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले कि हमें और वीडियो बनाने चाहिए। जब आप लोग थोड़ा सा देख कर छोड़ देते हो तो फिर हमें भी जो है वो निराशा होती है कि लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। देखिए
मोहन राकेश की रचना मलबे का आदमी, एक और जिंदगी, आर्द्रा, आर्द्रा नक्षत्र होता है एक, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर और मेषपाल। देखिए मोहन राकेश जी जो होते हैं, मोहन राकेश जी जो होते हैं मलबे की एक आदमी, इस कहानी का रचना की, एक और जिंदगी की रचना की, आर्द्रा की रचना की, फौलाद का आकाश की रचना की, जानवर और जानवर की रचना की और मिसपाल की रचना की। देखिए मोहन राकेश तो लेखक है, इनका नाम आप लोग जान गए। इसमें कोई कुछ खास ट्रिक नहीं बन पा रहा है, तो इसको मैं ट्रिक से नहीं बता रही हूँ, आगे आप लोग देखिए। राजेंद्र यादव की रचना है टूटना, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा। ठीक, टूटना, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा। देखिए राजेंद्र यादव जी की जो कहानी है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, जहाँ लक्ष्मी कैद होगी तो क्या होगा, लक्ष्मी का मन जो है टूट जाएगा। तो राजेंद्र यादव कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी कैद होगी वहाँ पर उसका मन टूट जाएगा, तो क्या करेगी, अभिमन्यु की तरह आत्महत्या कर लेगी। किसकी तरह, अभिमन्यु की तरह, क्योंकि अभिमन्यु की आत्महत्या नाम की इनकी कहानी है। तो आप लोग ये याद करिए कि जहाँ पर लक्ष्मी को यानी लड़कियों को या औरतों को किसी को कैद किया जाएगा तो उसका मन टूटेगा, तो अब अभिमन्यु की तरह आत्महत्या कर लेगी। जबकि उसके मन में छोटे छोटे ताजमहल का ख्याल आएगा कि छोटे छोटे ताजमहल का ख्याल आएगा कि काश हमारा भी भाग्य होता कि हमको ताजमहल वगैरह देखने का वक्त मिलता या देखने के भाग्य होते। तो क्या करती, किनारे किनारे, वह नदियों के किनारे किनारे जाकर प्रतीक्षा करती है अपने अच्छे भाग्य होने का। इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिए कि राजेंद्र यादव की रचना है कि राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि जहाँ पर लक्ष्मी को कैद किया जाएगा तो लक्ष्मी का दिल टूट जाएगा और अभिमन्यु की तरह आत्महत्या कर लेगी। उसके मन में बार बार कल्पना उठेगी कि ताजमहल उसको देखने का उसका भाग्य होता, और इस प्रकार वह नदियों के किनारे किनारे प्रतीक्षा करती अपने अच्छे भाग्य होने का, खुलने का। तो इस प्रकार आप लोग देखिए कि राजेंद्र यादव की रचना टूटना, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा, ये 4-5 जो है इनकी कहानी रचनाएं हैं जो इनसे बार बार जो है एग्जाम, बार बार तो नहीं लेकिन हाँ कभी कभी पूछता है, जिसमें इनका जहाँ लक्ष्मी कैद है यह महत्वपूर्ण कृति है कहानी की। उसके बाद अभिमन्यु की आत्महत्या, टूटना, छोटे छोटे ताजमहल, इन सबसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखिए कमलेश्वर की रचना है राजा निर्वंशिया, तलाश, बयान और नीली झील। कमलेश्वर ने कहा, राजा निर्वंशिया, एक निर्वंशी राजा होता है जो कि नीले झील के पास तलाश करता है कि उसको एक पुत्र हो जाए, और वह बयान देता है कि हमें उस ईश्वर की पूजा करना चाहिए, ईश्वर की पूजा कमल के फूल से करना चाहिए। इस प्रकार कमलेश्वर का नाम आ गया कि कमल के फूल से हमें ईश्वर की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार कमलेश्वर राजा निर्वंशी होता है, इसलिए तो वह नीले झील के पास जाता है और तलाश करता है भगवान की मूर्ति का, उस ईश्वर का जिनकी वो कमल के फूल से पूजा करे और उसकी जो है मनोरथ पूर्ण हो। इस प्रकार देखिए कमलेश्वर जी की रचना राजा निर्वंशिया, तलाश, बयान और नीली झील, केवल 4 रचनाएं हैं। या तो आप लोग ट्रिक को अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए या फिर ऐसे ऐसे सीधे याद कर लीजिए। लेकिन सीधे याद करने का मतलब होता है कि बहुत सारी रचनाएं होती हैं जिनको याद करने में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यदि आप लोग ज़्यादा रचनाएं ऐसे ही याद करेंगे, बार बार रटेंगे, तो बार बार रटने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और सही जगह आंसर न लग के गलत आंसर लग जाता है, गलत क्वेश्चन पर आंसर लग जाता है। इसलिए मैं ट्रिक बता दे रही हूँ कि प्रत्येक ट्रिक के साथ यदि आप लोग उसको इमेजिन करके रखेंगे ट्रिक को दिमाग में, तो फिर सही निशान ही मतलब जो भी टिक करना होगा एग्जाम में तो सही जगह ही टिक होगा, गलत नहीं होगा। इसलिए ट्रिक बताते जा रही हूँ। आगे देखिए निर्मल वर्मा की रचना है लंदन की रात, कुत्ते की मौत, परिंदे, कौवे और काला पानी, जलती झाड़ी। देखिए निर्मल वर्मा जी की जो भी रचना का नाम हमने बताया, निर्मल
वर्मा, कुत्ते की मौत, परिंदे, कौवे और काला पानी, जलती झाड़ी। देखिए, निर्मल जी कहते हैं कि एक झाड़ी है जो जल रही होती है, वहाँ पर व्यक्ति सो रहे होते हैं, रात में गरीब व्यक्ति होते हैं, वे झाड़ी में सो रहे होते हैं और जब रात में झाड़ी जलती है तो उनकी मौत कुत्ते की भांति होती है, यानी वो चिल्ला रहे होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि उनकी झाड़ी में रात में आग लग जाती है। तो जलती झाड़ी, कुत्ते की मौत। और लंदन की रात, यानी लंदन में वो एक बार सैर करते हुए करने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि गरीबों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो कुत्ते की मौत मरते हैं। कौवे और काला पानी। देखिए, कौवे और काला पानी रचना से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो भी टीजीटी पीजीटी लेवल का जो भी होता है, टेट हो गया, टेट सुपर टेट हो गया, और ये जेआरएफ नेट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें थोड़ा सा भी डीप में यदि हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आता है तो कुत्ते और कौवा और ये परिंदे और काला पानी नाम की रचना इनकी पूछी जाती है। तो निर्मल जी जाते हैं लंदन में जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ एक रात देखते हैं कि गरीबों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो कुत्ते की मौत मरते हैं, और वहाँ पे वे कहते हैं कि मुझे काला पानी नहीं पीना है, मुझे निर्मल पानी पीना है। तो निर्मल पानी खोजने के चक्कर में वे इधर उधर घूमते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी परिंदे अर्थात पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, और फिर सोचते हैं कि ऐसे कुत्ते की मौत मरने से तो अच्छा है, जो गरीब व्यक्ति कुत्ते की मौत मरता है उससे अच्छा तो उन परिंदों की ज़िंदगी होती है जो कि खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। तो इस प्रकार से निर्मल वर्मा जी की रचना आप लोग याद कर लीजिए। इनका कौवे और काला पानी नाम की रचना बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। इसके बाद अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी का जिंदगी और जोंक, बहादुर, एक धनी व्यक्ति का बयान, ये इनकी रचना है अमरकांत जी की। एक धनी व्यक्ति ही बहादुर होगा और उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी जो कि जिस प्रकार जोंक ब्लड को बार बार चूसता रहता है, उसी प्रकार एक धनी व्यक्ति धनी तब बनता है जब वह गरीबों के खून को चूसता है, अर्थात बहुत सारे गरीबों को अपने यहाँ काम पर लगाता है और उनसे काम ज़्यादा लेता है, पैसे उनको कम देता है। इस प्रकार से आप लोग इमेजिन करके अमरकांत जी की कहानी रचनाओं को याद कर लीजिए। तो विद्यार्थियों आगे देखिए, मृदुला गर्ग जी की कहानी है दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे हैं और शहर के नाम। देखिए, दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे हैं, शहर के नाम। कोई भी व्यक्ति यदि मृदुभाषी होगा, मृदुला गर्ग से आप लोग दिमाग में इमेजिन करिए कि कोई भी व्यक्ति जो मृदुभाषी होगा वो उसे दुनिया का कायदा पता होगा, यानी जिस व्यक्ति को दुनिया का कायदा पता है वही मृदुभाषी होगा, क्योंकि यदि कड़वा बोल देगा तो समझ लीजिए दुनिया का कायदा उसको पता नहीं है, क्योंकि दुनिया में उसको गलत माना जाएगा और वह किसी का विद्रोह नहीं करेगा। तो इस प्रकार मृदुला गर्ग जी की रचना दुनिया का कायदा और उसका विद्रोह, दो रचनाएं हुई। आगे देखिए, डेफोडिल जल रहे हैं और शहर के नाम। यदि वह व्यक्ति कड़वा बोलने लगे तो उससे सब लोग जलने लगेंगे और शहर में उसका नाम बदनाम हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिए कि मृदुला गर्ग का दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे हैं और शहर के नाम, ये चार इनकी कहानी रचनाएं हैं। किनकी? मृदुला गर्ग की। अब देखिए मंजुल भगत की रचनाओं को देखिए तो सफ़ेद कौवा, मृत्यु की ओर, गुलमोहर के गुच्छे, ये रचनाएं हैं, 3 रचनाएं मंजुल भगत का। यदि एक सफ़ेद कौवा, यानी कि मंजुल नाम का एक भगत रहता है और उसको वह हमेशा अपने आप को मृत्यु की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक, जिस प्रकार से एक कौवा यदि सफ़ेद बन जाए, यानी कि कोई काला हृदय का व्यक्ति अपने आप को अच्छा भक्त सा दिखाने लगे तो उसको मृत्यु दिखाई देगी, उसके मृत्यु और करीब होते जाएंगे। तो इसी प्रकार मंजुल भगत जो होता है वह वास्तविक भगत नहीं होता है, इसलिए उसको मृत्यु दिखाई देती, क्योंकि वह सफ़ेद कौवा होता है, अर्थात बनावटी भगत होता है, क्योंकि वह हमेशा गुलमोहर के गुच्छे की कल्पना किया करता है, मतलब अपने सुख चैन के विषय में वह ज़्यादा सोचता है, इसलिए वह मंजुल भगत बनकर लोगों को
ठगता है। इस प्रकार से सफ़ेद कौवा, मृत्यु की ओर, गुलमोहर के गुच्छे मंजुल भगत की रचना है, इनकी कहानी रचना है मंजुल भगत की। इसके बाद मणिका मोहिनी की देखिए, हम बुरे नहीं थे। कोई व्यक्ति यदि बुरा नहीं होगा तो सबके मन को मोह लेगा। तो इस प्रकार मणिका मोहिनी की रचना हम बुरे नहीं थे है। मार्कंडेय, हंसा जाए अकेला। आप लोग इमेजिन करते हुए चलिए कि आप लोग मार्कंडेय महादेव के नज़दीक आपका घर है, आप लोगों का घर है या आपका अपना घर है, तो आप लोग मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर में हंसते हुए अकेले ही चल देंगे, क्योंकि भाई दूर रहेगा आदमी तो दूर से जाता है, थक जाता है। लेकिन जिसके घर के नज़दीक ही मार्कंडेय महादेव जी का घर है, वो हंसते हुए अकेले ही चल देगा। अतः मार्कंडेय जी की रचना है हंसा जाई अकेला। आगे देखिए राजी सेठ। राजी सेठ का तीसरी हथेली। यदि व्यक्ति आशीर्वाद देता है तो दोनों हाथ से आशीर्वाद देता है, और यदि वह ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाए तो अपनी तीसरी हथेली से भी आशीर्वाद देने की कोशिश करेगा। इस प्रकार आप लोग जान जाइए कि राजी सेठ, तीसरी हथेली यानी धन दौलत, दो हाथों से तो आशीर्वाद देगा, तीसरे हाथों से वो धन दौलत भी देगा। तो इस प्रकार राजी सेठ, यदि वो सेठ है अर्थात धनी है और राजी भी हो जाएगा, ज़्यादा प्रसन्न भी हो जाएगा, तो अपनी तीसरी हथेली से भी दूसरों को आशीर्वाद देगा। ठीक, तो राजी सेठ का तीसरी हथेली। आगे देखिए ज्ञान रंजन। संबंध शेष होते हुए, जिसके पास ज्ञान रहेगा वह लोगों से संबंध कम रखेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा संबंध रखेगा उतना ही, यदि आजकल के ज़माने में जिससे ज़्यादा संबंध रखो, ज़्यादा मतलब रखो, ज़्यादा उसके करीब रहो, तो वह केवल फ़ायदा उठाने का प्रयत्न करता है। अतः जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा वह संबंध ज़्यादा नहीं रखेगा, वह एक लिमिटेशन रखेगा, और वह हमेशा व्यवहारिकता शेष रखेगा। अर्थात यह नहीं कि सब कुछ बता दिया उससे, वह बहुत सारी अपने विषय में बहुत सारी बातें अपने ही पास शेष रखेगा, वह दूसरों को नहीं बताएगा। तो ज्ञान रंजन का संबंध और शेष होते हुए दो कहानी रचना है। इसके बाद देखिए ओम गोस्वामी, दर्द की मछली नाम की कहानी रचना ओम गोस्वामी का है। कोई व्यक्ति गोस्वामी है, ओम गोस्वामी समझ लीजिए कोई भक्त है, वह मछली के दर्द को भी महसूस करेगा, ओम गोस्वामी। आगे देखिए महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स और 3-4 दिन। महेंद्र नाम का कोई एक लेखक होता है, कोई एक लेखक है, खुद लेखक। तो महेंद्र भल्ला जी कहते हैं कि पुराने ज़माने में पतियों को नोट्स यानी पत्र लिखने पर पहुंचने में 3-4 दिन का समय लग जाता था, क्योंकि सबको पता है कि पुराने ज़माने में फ़ोन वगैरह नहीं होता था पुराने ज़माने में, तो लोग पत्र व्यवहार रखते थे, तो 3-4 दिन तो लग ही जाता था, चाहे नज़दीक भी हो तो भी। तो पति के लिए यदि नोट्स लिखा जाता था तो 3-4 दिन का टाइम लगता था। इसलिए आप लोग याद कर लीजिए कि महेंद्र भल्ला की रचना एक पति के नोट्स और 3-4 दिन नाम की है। रचना के कहानी है, कहानी के विषय में यहाँ पर बात हो रही है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। गिरिराज किशोर का है पेपर वेट, यह देह किसकी है, बलदरोजी। ठीक है, गिरिराज एक किशोर व्यक्ति है, वह कहता है कि पेपर के ऊपर यदि वेट न रखा जाए तो पेपर गिर जाएंगे। मान लीजिए कई सारे पेपर छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर पेपर वेट, जिसको कागज दाब कहते हैं, वह यदि नहीं रखा जाए, तो यदि तेज पंखा वगैरह चलेगा तो पेपर गिर जाएगा। तो इस प्रकार गिरिराज किशोर का पेपर वेट है। यह देह किसकी है, बलदरोजी। ठीक है, तो किशोर व्यक्ति जो है अपने देह को यानी अपने शरीर के सौंदर्य पर ज़्यादा नाच करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह देह किसकी यानी शरीर किसी की नहीं होती, एक न एक दिन वह छूट जाती है। तो पेपर वेट, यह देह किसकी है, बलदरोजी। यह रचना गिरिराज किशोर जी की है। आगे देखिए उदय प्रकाश। उदय यदि सूर्योदय हो जाता है, उसके बाद सूर्योदय से धूप जो है यानी सूर्य का प्रकाश यानी धूप बहुत तेज हो जाता है। तो जब धूप तेज होगा तो क्या करेगी, पीली छतरी वाली लड़की, कोई भी लड़की है वो पीली छतरी या तो लेकर चलेगी,
पीली छतरी वाली लड़की, पहले इसका नाम सुन लीजिए आप लोग। पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, पाल गोमरा का स्कूटर, तिरिछ दरियाई घोड़ा। ठीक, यदि सूर्य का प्रकाश तेज होगा तो या तो व्यक्ति स्कूटर से जाएगा या फिर पीला छतरी लगा के जाएगा। ठीक, उसके बाद वहाँ पर कोई दरियाई घोड़ा आ जाएगा तो उसको तिरछी आंखों से देखेगा, अर्थात वह अच्छे से कोई चीज़, अगल बगल की चीज़ें अच्छे से नहीं देखेगा, वह तिरछी आंखों से देखकर ही आगे बहुत जल्दी से निकल जाएगा। क्योंकि धूप है भाई, धूप में उसको ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है क्योंकि धूप तेज लगेगी। तो यदि कोई तिरछी आंखों से देखेगा तो तिरिछ। पाल गोमरा का स्कूटर, तो पाल गोमरा का स्कूटर हो गया उदय प्रकाश की कहानी रचना। पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश की कहानी रचना। और दत्तात्रेय का दुख। ठीक, दत्तात्रेय को यदि पीली छतरी न मिले या स्कूटर न मिले तो उनको उदय के प्रकाश में यानी सूर्य के प्रकाश में दुख प्राप्त होगा। ठीक, तो दत्तात्रेय जी क्या करते हैं कि जब धूप तेज होता है यानी उदय प्रकाश होता है ज़्यादा, तो या तो स्कूटर से जाते हैं या फिर पीली छतरी लगा के जाते हैं। और रास्ते में चाहे दरियाई घोड़ा जैसा अनोखा चीज़ भी उनको दिखे तो भी वह तिरछी आंखों से देखते हुए तेजी से अपनी गति को आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नमिता सिंह। नमिता सिंह की रचना है राजा का चौक, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, नील गाय की आंखें। राजा विनम्र नहीं होता, वह कड़े स्वभाव का नहीं होगा तो लोगों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो एक जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, एक निकम्मा लड़का होता है जो जंगल गाथा यानी जंगल के विषय में एक कहानी सुनाता है राजा के चौक के बारे में। जंगल निकम्मा लड़का एक कहानी सुनाता है जिसमें राजा का चौक होता है, जंगल की गाथा होती है और नमिता सिंह नाम का वो उस कहानी का पात्र होता है। ठीक, और नील गाय की आंखें। निकम्मा लड़का ने जो जंगल की गाथा सुनाई यानी जो कहानी सुनाई उसमें एक राजा का चौक, एक नील गाय की आंखें और एक नमिता का सिंह, ये इतने सारे वहाँ उसमें कथानक ऐड होते हैं। ठीक है, उस कहानी में। अब आगे देखिए दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह का है धर्म क्षेत्र कुरुकुरु। लोग कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र कर्म का क्षेत्र होता है। ठीक है, धर्म का मैदान कर्म का मैदान होता है या फिर कर्म का मैदान धर्म का मैदान होता है, जैसे भी आप लोग इसको मानकर चलिए। तो जो भी कर्म का मैदान होता है उसी को धर्म का मैदान कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा उसके साथ न्याय होगा, अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो दूधनाथ सिंह की रचना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बदला हुआ कोड, पराजय का क्षण और क्षितिज के पार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं वे दयालु होते हैं, वे अपने पराजय के क्षण को याद करते हैं और बदले हुए कोड यानी देखते हैं कि जब पराजय हो जाती है तो किस प्रकार व्यक्तियों का, अपनों का स्वभाव भी जो है बदल जाता है। क्षितिज के पार, क्षितिज के पार के विषय में, क्षितिज के पार का आप लोग अलग से ट्रिक बना लीजिए। क्षितिज के कितने आर पार गए इसका जो है सर्वे किया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो व्यक्ति गिन नहीं सकता कि कितनी बार क्षितिज के आर पार कोई वैसी शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ आ जा रही हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए, या फिर जिसका ट्रिक यदि आप लोगों को कठिन लगता है तो आप लोग सीधे सीधे भी याद कर लीजिए, लेकिन सीधे सीधे एक दो रचनाएं ही याद हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा रचनाएं याद करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस प्रकार देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में दयालु व्यक्ति अपने पराजय के क्षण को याद करता है और सोचता है किस प्रकार पराजय हो जाने पर अपने लोगों के भी स्वभाव बदले हुए हो जाते हैं। और क्षितिज के आर पार जब पराजय होती है तो समझ लीजिए क्षितिज का आर पार दिखाई देता है, यानी व्यक्ति को अपनी मौत दिखाई देती है। ऐसे भी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए मैं एक ही ट्रिक में कई सारी ट्रिक बता देती हूँ, आप लोगों को जिस प्रकार से इमेजिन करके, जिस प्रकार से आप लोगों को सरल महसूस हो या जल्दी याद हो उस प्रकार से उस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए मालती जोशी। मालती जोशी की रचना है रहीमन धागा प्रेम का। देखिए रहीमन धागा प्रेम का ये जो है रहीम दास जी की एक पंक्ति है उनकी लिखी हुई कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसी की अगली पंक्ति को इन्होंने लिया है रहीमन धागा प्रेम का मालती जोशी ने, और इसी पर इन्होंने कहानी रचना रची है
कि यदि प्रेम की धागा को एक बार तोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ने से पहले की तरह नहीं जुड़ता है, जुड़ेगा तो गांठ बन जाएगा। जिस प्रकार किसी धागे को यदि आप लोग तोड़ दो तो वैसे पहले की तरह नहीं टूट पाता है, और जब भी उसको जोड़ा जाता है तो गांठ पड़े ही रह जाते हैं। तो इसी पर इन्होंने कहानी रचना लिखी है। वैसे हमने इस कहानी को पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इसी प्रकार का इनके कहानी में कुछ जो है कुछ बातें हो, रहीमन धागा प्रेम का। देखिए बहुत सारी कहानी रचनाएं हैं, सब तो सब लोग पढ़ नहीं सकते। यदि पढ़ना जरूरी हो तो फिर गूगल पर सर्च करके पढ़ा जा सकता है। आगे देखिए ममता कालिया। ममता कालिया की रचना है बोलने वाली औरत। देखिए जो है इसमें से कुछ कहानीकार तो आप लोगों के जाने सुने हुए लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन कुछ कहानीकार ऐसे हैं जिनके नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। लेकिन यदि आप लोग पीजीटी में या नेट में यदि डीप हिंदी से यदि हिंदी से आप लोग पेपर दे रहे हैं तो हिंदी थोड़ी डीप में पूछेगी, तब इन लोगों के नाम भी आएंगे और इन लोगों की कहानी रचनाएं, उपन्यास रचनाएं, जो भी रचनाएं हैं वो सभी पूछे जाएंगे। और देखिए हमारे साहित्य में बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं। सब कुछ पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी रचनाओं, उनके रचनाकारों के नाम याद होना जरूरी है। आप लोग जान रहे हैं कि सुपर टेट में जो पूछेगा रचनाओं और रचनाकारों के नाम से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी भाषा से भी 10 नंबर का क्वेश्चन, और हिंदी व्याकरण पर 20 नंबर का क्वेश्चन, और अपठित गद्यांश पर भी 20 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। आगे देखिए आप लोग, मैंने कितना मालती जोशी, ममता कालिया, शीतांशु भारद्वाज, पराया सुख। पराया सुख कोई सुख नहीं होता है। यदि पराया सुख मिले तो समझ लीजिए व्यक्ति की आत्मा शीत हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, उसके अंदर वो गर्मी नहीं रहती। तो पराया सुख कोई सुख नहीं होता है, अर्थात दूसरे के द्वारा दिया गया सुख नहीं होता और ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो पराया सुख की आशा रखने वाली व्यक्ति की आत्मा ठंडी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग शीतांशु भारद्वाज की रचना पराया सुख आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए अमरेंद्र मिश्र, रात भर छत पर। कोई व्यक्ति अमर है वही रात भर छत पर रह सकता है, नहीं तो यदि साधारण व्यक्ति रात भर छत में रहे तो बीमार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए अब्दुल बिस्मिल्लाह, रैन बसेरा। अखिलेश का मुक्ति, देखिए एक एक है जो उसको आप लोग याद कर लीजिए। बटरोही का हिडिंबा के गांव में, राजेंद्र उपाध्याय का एस्ट्रे, शिव प्रसाद सिंह का अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, और देखिए उषा प्रियंवदा की रचना है कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, शून्य तथा अन्य रचनाएं। देखिए मैं सबके ट्रिक तो बना सकती हूँ, पहले से मैं ट्रिक को बना के नहीं रखी रहती हूँ, यहीं पर ट्रिक बनाती हूँ और सबके ट्रिक बना सकती हूँ, लेकिन ट्रिक बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो। मिथिलेश्वर का है चल खुसरो घर आपने, भोर होने से पहले। हिमांशु का है छाया मत छूना मन। ये रचनाएं हैं। देखिए मिथिलेश्वर का चल खुसरो घर आपने, भोर होने से पहले, और हिमांशु जोशी का है छाया मत छूना मन। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।